नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, लेखपाल, अलग अलग राज्यों में जो टेट सीटेट की परीक्षा हो रही है, यूपीएसआई, कांस्टेबल और बीएड की प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करीब 120 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग पूरी व्याख्या के साथ हल कर रहे हैं और आप देखेंगे कि लगभग यही 120 प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है, पर लैक ऑफ प्रैक्टिस और थोड़े से कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि चीज़ों को हम ये समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य ही तो है, इसमें रचनाएं और उपन्यास ही तो पूछेगा और क्या पूछेगा, लेकिन कई बार ये अंडर एस्टिमेट करना इन चीज़ों को परीक्षा में हमारे लिए भारी पड़ जाता है और हमें वही प्रश्न फंसा जाते हैं जिन प्रश्नों को हम लोग छोटा समझते हैं या फिर उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए अपने इस 4 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको वे 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करा रहा हूं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। पीछे हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा पूरी व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 प्रश्न हम लोग जैसे कि कर चुके हैं। 61वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? तो इसका जवाब होगा भारतेंदु युग में, यानी कि भारतेंदु युग में जीवनी साहित्य का शुरुआत माना जाता है। 62वां प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। आपको पता होगा कि यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 63वां प्रश्न है, सूरदास जी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो रुनकता उत्तर प्रदेश में हुआ था। 64वां प्रश्न है, पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और आपको पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी की बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगपत, तारापद, युगवाणी, ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। 65वां प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है। 66वां प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण है सुर साहित्य, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अशोक के फूल और सुर साहित्य। देखिए, सुर साहित्य से आप सूरदास से इनको कनेक्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें सुर सागर है, सुर सारावली है और वहां पे साहित्य लहरी है। लेकिन हजारी प्रसाद जी की जो रचना है वो अशोक के फूल है और सुर साहित्य है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने यह कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके बाद 68वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध जो है वो देवनागरी लिपि से है। इसके बाद 69वां प्रश्न है, चंद्र प्रभा किसकी रचना है? तो चंद्र प्रभा जो रचना है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे देखते हैं। 70वां प्रश्न है, हिमतरंगिणी किसकी रचना है जिसके लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? यानी कि हिमतरंगिणी ये किसकी रचना है जिसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, जिन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी जो रचना है हिमतरंगिणी, आपको याद होगा 1955 में हम लोग अपने पिछले वाले वीडियो में इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद 71वां प्रश्न है, सुर साहित्य किसकी रचना है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये सुर साहित्य जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आगे 72वां प्रश्न है, किसकी जयंती पर हर वर्ष कवि दिवस मनाया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर, जो कि 3 अगस्त को है और 3 अगस्त को हम लोग कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने राष्ट्र कवि भी कहा है। आगे 73वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश की रचना है। इसके बाद 74वां प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सब भी है, बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है 75वां, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। 76वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अधूरी रह गई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है इरावती, आपको पता होगा कि ये उपन्यास है जो कि अधूरी रह गई थी। कंकाल, तितली और इरावती, ये तीनों महत्वपूर्ण है, जिसमें इरावती अधूरी रह गई थी। इसके बाद 77वां प्रश्न है, आंसू का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो आंसू का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है गार्डन ऑफ लॉनलीनेस। और ये आंसू किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद 78 जो प्रश्न है वो है, रामधारी सिंह दिनकर का किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वो है उर्वशी। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, किन लोगों को दिया गया है, उसकी आप लोग अलग से एक लिस्ट बनाइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि दिनकर जी को मैंने लिस्ट भी बनाया है पिछले वाले अपने वीडियो में, हिंदी साहित्य की जो पार्ट 2 है उसमें एक लिस्ट भी मैंने बनाई है। आप वहाँ से चीज़ों को नोट्स कर सकते हैं, अपने लिए एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से आप ज्ञानपीठ को अलग कर सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार को अलग करके आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आगे, काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो काला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे 80वां प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वे संस्कृत के भास धातु से हुई है। इसके बाद 81वां प्रश्न है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हिंदी जो है वे तीसरी भाषा है बोलने वालों की संख्या के आधार पे। आपको पता होगा कि पहली जो भाषा है वो चाइनीज भाषा है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी हिंदी भाषा आती है बोलने वालों की संख्या के आधार पर। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। 82वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख है कि संविधान की जो भाषा है वो हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। इसके बाद 83वां जो प्रश्न है वो है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, आप वहां पे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद 84वां प्रश्न है, मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि कौन है? तो मुक्त छंद के पहले हिंदी कवि हैं महेश नारायण जी। इसके बाद 85वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण है युक्त व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर पंडित जी का है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है हिंदी में प्रथम, और उस वीडियो में जितने भी हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रथम हैं उन सभी को मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है और पूरी लिस्टिंग की है। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कई बार स्लाइड खराब हो जाती है, कई बार ऐप हैंग कर जाता है, और बहुत मेहनत के बाद एक बार, दो बार, चार बार के बाद एक वीडियो जाके बन पाता है। यदि मेरे वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी फायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। 86वां प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की है। इसके बाद 87वां प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रकवि किससे कहा है? तो गांधी जी ने राष्ट्रकवि जो कहा है वो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा है। मैंने बताया था आपको पीछे कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इनको गांधी जी ने राष्ट्रकवि कह करके संबोधित किया था। इसके बाद 88वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस कृति के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1935 में? तो इनकी जो साकेत जो रचना है ये सर्व शिखर पर गई थी, साकेत, और साकेत के लिए उस समय हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया था जिस समय उसकी राशि होती थी 500 रुपए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे जो प्रश्न है वो है, देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन हैं? तो देवनागरी के प्रथम प्रचारक हैं गौरी दत्त जी।
और इस वीडियो का अंतिम और 90वां प्रश्न है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वे दिया गया था जी शंकर कुरुप जी को। और आपको पता होगा कि जी शंकर कुरुप जी मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी जो रचना थी ओट का कुशल, जिसका हिंदी होता है बांसुरी, और बांसुरी के लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।